नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 8वां पाठ कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार हैं श्री ऋतुराज। ऋतुराज जी ने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया है। उनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं पुल पानी में, एक मरण धर्मा और अन्य, सुरत निरत तथा लीला अरविंद। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान दिया। इसी वजह से इनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। बच्चों, आप कई बार किसी विवाह समारोह में शामिल हुए होंगे। क्या आपने कभी उन रस्मों की ओर ध्यान दिया जो विवाह के समय निभाई जाती हैं? यदि हाँ, तो आपने देखा होगा एक रस्म होती है कन्यादान। कन्यादान के बाद शादी को संपूर्ण माना जाता है। कन्यादान शब्द सुनने में अजीब लगता है कि कन्या या लड़की कोई वस्तु तो नहीं जिसे किसी को दान में दिया जाए। पर कन्यादान एक पुरानी परंपरा है। पुराने समय से हम इसका जैसे का तैसे पालन कर रहे हैं। दान कर देना अर्थात जिस चीज को हम दान कर देते हैं उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। यदि इस अर्थ में हम कन्यादान को देखें तो बड़ा अटपटा लगता है और अनुचित और अपमानजनक भी लगता है। माता पिता के लिए यह समय अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि जिस बेटी को लाड़ प्यार से इतने वर्ष तक पाला, उसे एक अनजान घर में भेजना पड़ता है। ये समाज की ऐसी परंपरा है जिसे उन्हें निभाना ही पड़ता है। कन्यादान के बाद बेटी पराया धन मानी जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके घर से उसका कोई संबंध ही न रहा हो। उसे विदाई के समय बहुत सी बातें समझाई जाती हैं, जैसे कि वह डोली में जा रही है, उसे अर्थी में ही वापस आना होगा, या फिर उसे कोई लेकर आए तभी वह इस घर में आए, इत्यादि। वैसे तो समाज में ऐसी सोच में काफी बदलाव आ चुका है, परंतु अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। इस तरह के रीति रिवाजों को बदलना ही चाहिए। आइए अब बात करते हैं इस कविता के बारे में। कवि का मानना है कि समाज में स्त्रियों के आचरण संबंधी कुछ मानदंड गढ़ लिए गए हैं, जो कि आदर्श के लिबास में औरतों के लिए बंधन हैं, औरतों के पैर की बेड़ियां हैं। इस कविता में एक माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श से हटकर शिक्षा दे रही है। माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा कर रही है। उसे लगता है कि यही उसकी अंतिम पूंजी थी जो उससे छिन रही है। उसका पुत्री मोह उसे इस बात से भयभीत करता है कि उसकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कोई परेशानी न हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। माँ यहाँ केवल भावुकता से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है। इस कविता में स्त्रियों के जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। तो आइए कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी
कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आइए एक बार फिर से कविता पढ़कर इसका आनंद उठाते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आशा है बच्चों आपको कविता अच्छी लगी होगी और इसमें कही गई बातों में भी आपको सही तर्क नजर आया होगा। आइए अब इस कविता को कुछ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पहली पंक्तियां देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बच्चों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अपनी लड़की को कन्यादान में देते समय, शादी के बाद विदा करते समय किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यही लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उसे जबरदस्ती किसी दूसरे को देनी पड़ रही है। आप बताइए, माँ को बेटी आखिरी जमा पूंजी क्यों लगती है? बड़े ही लाड़ दुलार से उसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी बेटी के साथ ही तो वह अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। वही तो उनके जीवन की साथी थी। माता बहुत असहाय महसूस करती है कि जैसे किसी का अंतिम सहारा उससे छीना जा रहा हो। अगली पंक्तियां देखिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों का क्या आशय होगा, बताइए। कवि के कहने का आशय क्या है? बच्चों, कवि के कहने का आशय है कि लड़की बड़ी तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह से अभी सयानी नहीं हुई है, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई है। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा। उसका जीवन बड़ी ही सरलता से अपने माता पिता के घर में बीत रहा था। उसने विवाह के उपरांत के जीवन की केवल सुखद कल्पनाएं ही की थी। भविष्य में दुखों की संभावना से वह अनभिज्ञ थी। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए, ये उसे अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। बच्चों, क्योंकि ऐसा होता ही है ना, जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास
नहीं हो पाता। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका होने से कवि का अर्थ है कि उसकी उम्र अभी कम होने के कारण उससे कोई अनुभव नहीं था। वह जीवन रूपी गीत के कुछ तुकों व लयबद्ध पंक्तियों की जानकारी रखती थी, अर्थात जीवन की वास्तविकता की जानकारी उसे नहीं थी। इसलिए वह लड़की भी अभी भोली थी। अगली पंक्तियां हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। बच्चों, इन पंक्तियों में माँ विदाई के वक्त अपनी बेटी को 3 कड़ी नसीहतें दे रही है। बताइए, वह बेटी को क्या समझा रही है? हाँ जी हाँ, बताइए। वह उसे बताती है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं रहना। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को अपनी सुंदरता पर कभी न इतराने को कहती है। बताइए तो भला क्यों? क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। इसका क्या अर्थ है बताइए? अर्थ है, वह अपनी बेटी से कह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। कोई तुम्हें दुख पहुंचाए, तुम्हारा शोषण करे, तो उसे सहन मत करना। अपने आप को कमजोर न समझना, अत्याचार का सामना करना। और तीसरी नसीहत में माँ ने क्या कहा है? माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना। ये केवल भ्रमित करते हैं। जीवन में इनका ज्यादा महत्व नहीं है। ये एक प्रकार के बंधन है। इनमें बंधकर कमजोर मत हो जाना। और बच्चों, अंतिम पंक्तियों में माँ क्या कह रही है? माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में फिर से 2 विपरीत बातें कही गई हैं। बताइए, इनका क्या आशय है? माँ अपनी बेटी को कह रही है कि तुम एक नारी हो। अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, जैसे सरलता, सेवा भाव आदि, परंतु अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपने आप को निर्बल दिखाना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय न तो दिखाना और ना ही समझना। तुम निर्बल हो भी नहीं। कविता पढ़ चुकने के बाद अब हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। आप प्रश्न सुनिए और उनके उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर माना जाता है, पर यहाँ माँ दुखी क्यों थी? बताइए जरा सोचकर। वैवाहिक संस्कार की रस्मों में कन्यादान पवित्र एवं महत्वपूर्ण रस्म है। ये खुशी का अवसर होता है, परंतु कन्यादान कविता में माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि विवाह के उपरांत वह बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वह अपने सुख दुख की बातें अब किससे करेगी? अगला प्रश्न है, लड़की की माँ की चिंता के क्या कारण थे? लड़की की माँ की चिंता के
निम्नलिखित कारण थे। जैसे लड़की अभी समझदार नहीं थी, लड़की को सुखों की ही समझ थी, दुखों की नहीं। और फिर लड़की भोली थी और दुनिया की छल कपट एवं शोषण की मनोवृत्ति से अनभिज्ञ थी। लड़की को ससुराल एवं जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान न था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता था? बताइए। कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता था क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं था, उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान था और दुखों से वह अनभिज्ञ थी, क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना ही नहीं हुआ था। अब तक वह सुखमय परिस्थितियों में ही जीती आई थी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ये कहकर कवि ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? बताइए। आप अपने आसपास देखते होगे, सुनते होगे, खबरें पढ़ते होगे। आपने कभी सुना इसके बारे में कुछ? जी हाँ, आप सबको जानकारी है इस बारे में। माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए ये कहना, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, के माध्यम से कन्या को सीख तो दी ही है, पर समाज पर एक कठोर व्यंग्य भी किया है। समाज में कुछ लोग बहुओं को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उस प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए या तो लड़की स्वयं को आग के हवाले कर देती है या ससुराल के लोग उसे जला देते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत बार सुनने में आती हैं। इसी बात को लेकर कवि ने व्यंग्य किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में नारी सुलभ किन कमजोरियों की ओर संकेत किया गया है? कन्यादान कविता में कवि ने नारी सुलभ जिन कमजोरियों की ओर संकेत किया है, उनके बारे में बताइए तो। वे कमजोरियां हैं, नारी दूसरों से प्रशंसा सुनकर अपने ही रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है, उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विशेष लगाव होता है, जो अंततः उसके लिए बंधन सिद्ध होते हैं, और फिर वह आग का दुरुपयोग करके आत्महत्या करने जैसा कदम भी कभी-कभी उठा लेती है। और अंत में हम क्या कहेंगे? वह कमजोर दिखती है, इस कारण उसकी कमजोरी का अनुचित फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कन्यादान कविता में माँ द्वारा जो सीख दी गई हैं, वे वर्तमान परिस्थितियों में कितनी प्रासंगिक हैं? स्पष्ट कीजिए, बताइए इसका क्या उत्तर है। क्या आजकल भी यही सीख हम दे सकते हैं लड़कियों को? ये आजकल भी प्रासंगिक है क्या? कन्यादान कविता में माँ द्वारा अपनी बेटी को जो सीख दी गई है, वह उसके अनुभव की उपज है। माँ को दुनियादारी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है। उन्हीं को ध्यान में रखकर वह बेटी को भावी जीवन के लिए सीख देती है। आज के समाज में तो छल कपट, शोषण, दहेज प्रथा आदि बुराइयां बढ़ी हैं, इसलिए ससुराल में अधिक सजग रहने की जरूरत है। तो माँ द्वारा बेटी को दी गई इस सीख की प्रासंगिकता आजकल और भी बढ़ जाती है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि कन्यादान कविता में हमने
कवि का जो दृष्टिकोण देखा है, जिसके अनुसार माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देती है, वह बिल्कुल सही है। सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श होकर भी बंधन होते हैं। कोमलता में कमजोरी का उपहास किया जाता है, जिसके प्रतिकार स्वरूप कवि कहते हैं, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई न देना। इस कविता में माँ की कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। तो बच्चों, अंत में आपके करने के लिए मैं एक कार्य दे रही हूँ। आपको इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। विषय है, कन्या के साथ दान शब्द लगाना कितना उचित है। मुझे आशा है आप अवश्य इसे जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।